अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आपको हमारी वीडियोस पसंद आती होंगी। बर वक्त वीडियोस देखने के लिए सब्सक्रिप्शन के बटन को प्रेस करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। आइए चलते हैं अपने बकिया हिस्से की तरफ। ये सब कुछ एक सेकंड में हो गया। ये लोग इसी दरवाजे से अंदर घुस आए थे जिस दरवाजे से हम दाखिल होकर बेडरूम में आए थे। साफ मालूम हो रहा था वो कि पहले से हमारा इंतजार कर रहे हैं और हमें खास तौर पर तैयार किए गए जाल में फंसाया गया है। ये सारे फौजी कमांडो मुसल्लह थे। इन्होंने हमारे ऑटोमेटिक पिस्तौल अपने कब्जे में कर लिए और बड़ी तेजी से हमारे हाथ हमारे पीठ पर रस्सियों से बांध दिए। इस दौरान सिख सरदार और औरत वहां से चले गए। हमें सोफे के पीछे दीवार के साथ खड़ा कर दिया गया। मैंने हमलावरों को गौर से देखा। वो कुल 5 आदमी थे। इनके जिस्म मजबूत थे, पतलून और बुश शर्टें पहनी हुई थी। इनमें से 3 के पास चेन गने थी, 2 के पास रिवॉल्वर थे। ये लोग शक्ल ही से फौजी कमांडो लग रहे थे। इतने में दरवाजे से कर्नल वाडेकर नमूदार हुआ। हमने इसे साफ पहचान लिया। इसने हमें एक नज़र देखा, फिर करीब आकर घूरते हुए बोला, तो तुम लोग कश्मीरी कमांडो हो और श्रीनगर से मुझे कत्ल करने और कश्मीरी लड़की को निकालने आए हो। ये तुम्हारा क्या ख्याल था कि कर्नल वाडेकर कोई रिक्शा ड्राइवर है जिसे तुम आसानी से हलाक कर दोगे? मुझे तो इसी रोज पता चल गया था जब तुम बेंगलोर शहर में दाखिल हुए थे। इसने अपने आदमियों को इशारा किया कि इनको ले जाओ। फौजी कमांडो हमें धकेलते हुए बेडरूम में से दूसरे कमरे में ले गए, जहां वही खुश शक्ल औरत जो यकीनन मैडम सऊदी थी अपने उधेड़ उमर मुलाजिम और एक बूढ़ी औरत के साथ बैठी थी। ये औरत मैडम सऊदी की माँ ही हो सकती थी। बाहर 2 गाड़ियां खड़ी थी। एक कर्नल वाडेकर की गाड़ी थी और दूसरी फौजी गाड़ी थी। हमें इस फौजी गाड़ी में इन 500 फौजी कमांडरों के बीच में बिठा दिया गया। गाड़ी वैगन टाइप थी जो इस वक्त मैडम सऊदी की कोठी से निकलकर नामालूम मकाम की तरफ चल पड़ी थी। हमने सोचा भी नहीं था कि सूरत हाल एकदम इतनी पलट जाएगी। हमसे 2 गलतियां हो गई थी। पहली गलती मुझसे हुई थी कि मैंने सिनेमा हाउस से निकलने के बाद एक आदमी को देखा कि वो मेरा पीछा कर रहा है और मुझे इसने घूर कर भी देखा है। और फिर एक औरत गैलरी में सीढ़ियों उतरते हुए जानबूझकर मुझसे भी टकराई थी, लेकिन मैंने इस बात को ज़्यादा अहमियत ना दी और कमांडर शेरबाज को तफसील से ना बताया। अगर बताया तो इस वक्त भी जब पानी सर से गुजर चुका था और हम एन कमांडो एक्शन में से गुजर रहे थे। कमांडर शेरबाज से ये गलती हो गई थी कि जब हम मैडम सऊदी के बेडरूम में दरवाज़ा खोलकर घुसे थे और हमने पिस्तौल तान कर सरदार जी और को हैंडअप किया रहा था, तो हम दोनों का रुख सरदार जी की तरफ था। मैं तो तजर्बेकार कमांडो था। मेरे मुकाबले में शेरबाज खान तरबियत याफ्ता कमांडो था। इसे चाहिए था कि मुझे हिदायत करता कि मैं अपने पिस्तौल का रुख इस दरवाजे की तरफ रखूं जिस दरवाजे से हम अंदर घुसे थे, ताकि अगर पीछे से दुश्मन हमला करता तो मैं इस तरफ फायरिंग कर सकता। हमसे ये गलती हुई कि हम दोनों का रुख सरदार जी और औरत की तरफ था और पीछे से दरवाज़ा खुला था और मोर्चा खाली था। चुनाचे कर्नल वाडेकर के फौजी कमांडो को पूरा एक्शन बिल्कुल पोजीशन खाली मिल गई थी और इन्होंने घुसकर हमें आसानी से दबोच लिया था। ये हमें पकड़ने के लिए एक जाल बिछाया गया था। कोठी के अगवी बरामदे की बत्ती भी बुझा दी गई थी ताकि हम आसानी से और बेफिक्री से कमरे में दाखिल हो जाएं। सिख सरदार जी और मैडम सऊदी को हिदायत की गई थी कि वो ऊंची आवाज़ में हंस हंस कर एक दूसरे से बातें करते रहें, जिससे हमें यकीन हो जाए कि कर्नल वाडेकर अंदर दाद व ऐश कर रहा है। इस मकसद के लिए बेडरूम के दरवाजे को चटकनी भी नहीं लगाई गई थी। बहरहाल हम फंस गए थे और हमें पकड़ लिया गया था। हमें पकड़ा भी रेगुलर आर्मी ने था, यानी भारत की बाकायदा फौज के कमांडो हमें पकड़ कर ले जा रहे थे। ये कोई आम पुलिस नहीं थी। हम एक दूसरे के साथ लगकर बैठे थे। फौजी गाड़ी में बत्ती रोशन थी। सिविलियन लिबास वाले भारतीय फौजी कमांडो हमें खा जाने वाली नज़रों से घूर रहे थे। एक दो ने हमें मुक्के भी मारे और अपनी ज़बान में बुरा भला भी कहा। हम खामोश थे। हम एक दूसरे की तरफ भी नहीं देख रहे थे। गाड़ी में बैठने से पहले हमारी तलाशी ली गई। हमारी पतलून की जेबों से फालतू मैगजीन और बड़े कमानीदार कमांडो चाकू इन्होंने अपने कब्जे में कर लिए थे। ये चाकू और आधी रात को अटैक करने का अंदाज वादे कर रहा था कि हम कश्मीरी कमांडो थे। हमारी घड़ियां भी इन्होंने उतार ली थी। हमारे पास जो नकदी थी वो भी इन्होंने निकाल ली थी। हमारी गिरफ्तारी में 2 अवामिल ने बड़ा अहम रोल अदा किया था। एक तो ये कि हमारे चेहरे सामने की तरफ थे। हम में से किसी एक ने भी एक पोजीशन नहीं ली थी कि वो पीछे देख रहा होता। दूसरा, हम पर पीछे से अचानक हमला किया गया था। हमला भी इस तरह किया गया था कि 6-7 आदमी एकदम से हमारे ऊपर गिरे और इन्होंने हमें अपने साथ भी नीचे गिरा दिया। लेकिन गिराते वक्त इस बात का इन्होंने खास तौर पर ख्याल रखा था कि हमारे पिस्तौल से गोली न चल जाए। अगर चले तो ऊपर छत को लगे। चुनाचा मुझे और शेरबाज को जिस फौजी कमांडो ने दबोचा था, इसने सबसे पहले हमारे पिस्तौल वाले हाथ को नीचे जोर से हाथ मारकर हमारे पिस्तौल ऊपर को उछाल दिए थे। ऐसा होना नहीं चाहिए था, मगर हमारे साथ हो गया था। मैं अपनी इस गैर मुतवक्का गिरफ्तारी पर सख्त पशेमान भी था। मुझे यकीन था कि शेरबाज की भी दयनीय हालत ऐसी ही थी। अगरचे हमने कश्मीरी खातून को बाहिफाजत इसे घर पहुंचा दिया था, मगर कर्नल वाडेकर से हम अपनी बेइज्जती का बदला नहीं ले सके थे, बल्कि उल्टा खुद पकड़े गए थे। कर्नल वाडेकर के अंदाज़े गुफ्तगू से बिल्कुल जाहिर नहीं हुआ था कि इसे नूर बानो के फरार का इल्म हो गया है। वो यही समझ रहा था कि नूर बानो का हम सुराग नहीं लगा सके और इसे जंगली लोगों ने अपने देवता पर कुर्बान करके हलाक कर दिया होगा। यह हकीकत भी थी कि नूर बानो के फरार होने की खबर जंगली लोग कर्नल वाडेकर को कहाँ से देते। वो तो शायद कर्नल वाडेकर को जानते भी नहीं थे। नूर बानो को खुदा जाने किस आदमी के जरिए जंगलों तक पहुँचाई गई थी।
फौजी गाड़ी खुदा जाने किस तरफ चली जा रही थी। हमें सिर्फ गाड़ी की विंड स्क्रीन का थोड़ा सा हिस्सा दिखाई दे रहा था, जहाँ कभी कभी शहर की रोशनियों की झलक नजर आ जाती थी। कुछ देर बाद हमें महसूस हुआ कि गाड़ी चढ़ाई चढ़ रही है, फिर उतराई उतरने लगी है। हम पहाड़ी इलाके में से गुजर रहे थे। विंड स्क्रीन पर कोई रोशनी दिखाई नहीं देती थी। मेरे अंदाजे के मुताबिक फौजी गाड़ी कोई 1 घंटे से कभी हमवार और कभी ऊंची ऊंची जगहों पर सफर करती रही, फिर एक तरफ को मुड़ी और ऐसी आवाज़ आई जैसे गाड़ी कोई ऊंची छत के नीचे से गुजर रही है। ये कोई लंबी राहदारी थी या देवड़ी थी। गाड़ी एक तरफ घूमकर खड़ी हो गई। हमारी आंखों पर पट्टी बांध दी गई थी। हमें गाड़ी में से निकाल कर कुछ दूर तक ले जाया गया। एक आदमी ने मेरा बाजू पकड़ लिया था। आगे सीढ़ियाँ आ गई जो ऊपर को जाती थी। मैं गिनने लगा, ये 11 सीढ़ियाँ थी। आगे हमवार जगह थी। आगे फिर सीढ़ियाँ आ गई, मगर ये सीढ़ियाँ नीचे उतरती थी। ये भी 11 सीढ़ियाँ थी। ऐसा महसूस हो रहा था कि हमें बेंगलोर शहर से दूर किसी पुराने किले में लाया गया है। सीढ़ियाँ खत्म हुई तो दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। आवाज़ से जाहिर होता था कि दरवाज़ा लोहे का है। यहाँ मेरी आंखों पर से पट्टी खोल दी गई। मेरा ख्याल था कि कमांडर शेरबाज भी मेरे साथ ही होगा। जब मेरी आंखों की पट्टी खुली तो मैं देखा कि मैं अकेला था। कमांडर शेरबाज मेरे साथ नहीं था। मुझे एक अंधेरे और सीलनज़दा कमरे में धकेल कर दरवाज़ा बंद कर दिया गया। पहले तो मुझे सिवाय अंधेरे के वहाँ कुछ दिखाई न दिया। जब मैंने आंखों को हाथों से आहिस्ता आहिस्ता मलकर गौर से देखा तो अंधेरे में मुझे ज़मीन पर बादामी रंग के कंबल से बिछे हुए नजर आए। करीब जाकर इन्हें छुआ तो वो कंबल नहीं थे, बल्कि सूखी हुई खुश्क घास थी। मेरे लिए वहाँ घास का बिस्तर पहले से लगाया हुआ था। मैं दीवार से टेक लगाकर बैठ गया। दीवार बड़ी सख्त थी। मैंने छूकर इसे देखा। ये पत्थर की बड़ी बड़ी सिलों वाली दीवार थी, जैसे कि पुराने जमाने के किलों की दीवारें बनाई जाती हैं। मुझे मालूम हो गया कि मुझे और शेरबाज को बेंगलोर के किसी पुराने किले के तहखाने में बंद कर दिया गया है, लेकिन शेरबाज को किसी दूसरे तहखाने में बंद किया गया था। मुमकिन था कि किला इंडियन आर्मी के रेजिमेंट का गरीजन हो या यहाँ मिलिट्री पुलिस का कैंप हो, जहाँ इस इलाके में पकड़े जाने वाले मुश्तबा लोगों को हुकूमत के मुखालफिन और दूसरे मुल्कों के जासूसों को लाकर इनको अदियतें दे देकर इनसे पूछगछ की जाती है। तहखाने में कहीं कहीं रोशनी नहीं थी। मैंने दीवार के ऊपर तक वहाँ कोई रोशनदान नहीं देखा। हो सकता है कोई रोशनदान हो, मगर अंधेरे में मुझे नजर न आ रहा हो। फिजा मरतूब और हफ्सा आलूद थी। अजीब सी बू फैली हुई थी। मच्छर भी थे। मैं अंधेरे में सूखी घास पर बैठा शेरबाज के मुतालिक सोचने लगा तो किस तहखाने में होगा। अगर वो मेरे साथ होता तो हम एक दूसरे से बातें करके कुछ गम हल्का कर सकते थे और वहाँ से फरार की कोई स्कीम भी सोच सकते थे, लेकिन ये लोग हम दोनों को एक जगह इकट्ठा नहीं रख सकते थे। अंधेरे में मच्छरों से जंग करते करते खुदा जाने रात की किस लम्हे मुझे नींद आ गई और मैं सो गया। लोहे के दरवाजे की चरचराहट से मेरी आंख खुल गई। 2 बावर्दी फौजी अंदर आए और मुझे अपने साथ वहां से निकाल कर एक और तहखाने में ले गए, जहां 2 फौजी अफसर कुर्सियों पर बैठे थे। इनमें से एक पाइप पी रहा था। मुझे इनके सामने नंगे फर्श पर बिठा दिया गया। दोनों फौजी गहरे सांवले रंग के थे और मरिटा लगते थे। इनमें से जो पाइप पी रहा था इसकी उम्र ज़्यादा थी। दूसरा फौजी जवान था। इन्होंने मुझसे पूछगछ शुरू कर दी। इन मराहिल से मैं पहले भी कई बार गुजर चुका था। मैंने इन्हें बताया कि मैं कश्मीरी पसंद मुजाहिद हूँ। मेरा साथी भी कश्मीरी मुजाहिद है। हम अपनी कश्मीरी बहन के अखबार से हलाक करने का बदला लेने यहाँ आए थे और कर्नल वाडेकर को कत्ल करना चाहते थे, जिसने हमारी बहन को श्रीनगर से अगवा किया। और बाद में जैसा कि हमें यहाँ आकर मालूम हुआ कि हमारी बहन को कर्नल वाडेकर के हुक्म से मार दिया गया है। मुझे यकीन था कि शेरबाज ने भी यही बयान दिया होगा, क्योंकि वो ये किसी सूरत में भी ये नहीं कह सकता था कि नूरबानो को हमने फरार करवा दिया है और वो जिंदा है। फौजी अफसरों ने एक फौजी को इशारा किया। इसने मुझ पर घूंसों की बारिश कर दी। मैं फर्श पर गिर पड़ा। वो मुझे लातों से मारने लगा। बहरहाल इस अदियत खाने में टॉर्चर और हैवानी अदियतों का सिलसिला शुरू हो गया। इस दौरान मुझे शेरबाज के बारे में कुछ मालूम न हो सका कि वो अगर किले में बंद है तो किस तहखाने में है। इसे यहाँ से किसी दूसरी जगह ले जाया गया है। मुझे हर रोज़ टॉर्चर किया जाता था। मैं आपको पहले ही भी बता चुका हूँ कि ये लोग कश्मीरी मुजाहिदों को, खासतौर पर कमांडोज को कैसी कैसी गैर इंसानी अदियतें देते हैं। इनका काम हर तरह से मुझे अदियतें देना और मुझसे ये पूछना था कि मेरे दूसरे कश्मीरी साथी बेंगलोरों में कहाँ कहाँ पर हैं, और मेरा काम इनके हर किस्म की अदियत को बर्दाश्त करना और अपनी ज़बान को बंद रखना था। यह मुमकिन ही नहीं था कि मैं अपने साथी आलमगीर का नाम लेता या इन लोगों को आलमगीर के मकान और रेस्ट हाउस के बारे में कुछ बताता। मैं इनकी मार खाता रहा था। हर किस्म की अदियतें बर्दाश्त कर रहा था। जब अदियत मेरी बर्दाश्त से बाहर हो जाती थी तो मुझे गश आ जाता था, मगर जो पहले दिन इन्हें मैंने बयान दिया था मैं इस पर कायम था। मुझसे आलमगीर के रेस्ट हाउस के बारे में पूछा गया था कि वहाँ कैसे गया था। मैंने कहा कि हम जंगल में भटकते फिर रहे थे, कोई ठिकाना नहीं था। एक रेस्ट हाउस खाली दिखाई दिया। इसके चौकीदार से इजाज़त लेकर रात की रात वहाँ ठहर गए और सुबह वहाँ से चल दिए थे। हमें कुछ मालूम नहीं कि रेस्ट हाउस का मालिक कौन है, इसका नाम क्या है। फौजी अफसर बदल बदल कर आते रहे और मुझे नई नई अदियतें देते रहे, लेकिन मैं अपने बयान पर कायम रहा कि हम कश्मीरी मुजाहिद हैं। अपनी बहन के अगवा का बदला लेने यहाँ आए थे। कर्नल वाडेकर को कत्ल करना चाहते थे और यहाँ हमारा जानने वाला कोई नहीं है। हम जंगल में जाकर सो जाते थे। दिन के वक्त कर्नल वाडेकर की तलाश में लगे रहते थे। आखिर हमें सुराग मिला कि वो एक औरत सऊदी के घर पर हफ्ते की रात को ज़रूर आता है। चुनाचा हमने इसे सऊदी के घर पर कत्ल करने की स्कीम तैयार कर ली। अफसोस कि हमारा प्लान नाकाम हो गया। जब मुझे वहाँ अदियतें बर्दाश्त करते करते एक हफ्ता गुजर गया तो मैंने महसूस किया कि वो लोग भी मेरी तरफ से मायूस हो गए हैं और इन्हें यकीन हो गया है कि मैंने जितना कुछ इन्हें बताया है इससे आगे इन्हें कुछ नहीं बताऊंगा।
ये फौजी अफसर आपस में अंग्रेज़ी में भी बातें करते थे। मैंने इन पर यह जाहिर किया था कि मैं अनपढ़ कश्मीरी मुजाहिद हूँ, मगर अंग्रेज़ी में जो वो बातें करते थे मैं इसे समझ जाता था, क्योंकि मैं अंग्रेज़ी रवानी से बोल लेता था और समझ भी लेता था। मैं इस बात पर खुदा का शुक्र अदा कर रहा था कि इन्हें मेरे पिछले रिकॉर्ड का अभी तक पता नहीं चला था, वरना खुदा जाने वो मेरा क्या हशर करते। कम अज़ कम इतनी जल्दी मुझे हलाक कर देने का फैसला ना करते। जी हाँ, इन्होंने मुझे ठिकाने लगाने का फैसला कर लिया था। ये बात बूढ़े फौजी अफसर ने पाइप का धुआं छोड़ते हुए अपने जवान साथी से कही थी। उसने अंग्रेजी में इसे कहा था कि मेरा ख्याल है कि अब हमें इसे छुटकारा हासिल कर लेना चाहिए। ये वक्त हमारा ज़ाया कर रहा है। मैंने ये देखा कि भारतीय आर्मी इंटेलिजेंस के लोग बड़ी जल्दी तंग आ जाते हैं। इनमें ज़्यादा सब्र करने का मादा नहीं था। अगर पकड़ा हुआ जैसे 2-4 दिन इनकी आदतें बर्दाश्त करने के बाद भी इन्हें कुछ नहीं बताता तो फौजी अफसर मायूस होकर या गुस्से में आकर इसे शूट कर देते थे। इन्होंने मुझसे भी बेदार होकर या गुस्से में आकर ख़त्म करने का फैसला कर लिया था। ये मालूम नहीं हो सका था कि वो मुझे गोली मारकर हलाक करना चाहते थे या फांसी लगाना चाहते थे, क्योंकि मैंने सुन रखा था कि भारतीय फौजी गैर मुल्की जासूसों पर अपनी गोली ज़ाया करना पसंद नहीं करते। जवान फौजी ने ओके कहा था। इसका मतलब था कि अब ये लोग मुझे ठिकाने लगा देने वाले हैं। एक लम्हे के लिए तो मैं बड़ा परेशान हो गया। मेरे लिए वहाँ से फरार होना भी तकरीबन नामुमकिन था। मैं इनके कब्जे में था। वो भारतीय फौजी थे, हमारे दुश्मन थे। वो बड़ी आसानी से मुझे मौत की नींद सुला सकते थे। मौत मुझे अपने सामने नजर आ रही थी। मेरा ख्याल अपने मरहूम वालिद मियाँ जी की तरफ चला गया। मैं ये भी सोच रहा था कि मेहतर कमांडर शेरबाज ने भी इन्हें कुछ नहीं बताया होगा। अगर वो इसी किले में कैद था तो इससे भी पूछ कुछ हुई होगी। इसने भी अपनी ज़बान बंद रखी होगी। इंडियन मिलिट्री इंटेलिजेंस को कुछ नहीं बताया होगा और उसे भी हलाक करने का फैसला हो गया होगा। एक दिन गुजर गया, कोई मुझसे पूछ कुछ करने ना आया। मुझ पर किसी किस्म का तशद्दुद भी नहीं किया गया। खाने को एक वक्त ही दाल रोटी दी गई और पानी दिया गया। दूसरा दिन भी गुजर गया। मैं सोचने लगा कि हो सकता है कि इन लोगों ने मुझे हलाक करने का इरादा कुछ देर के लिए मुलतवी कर दिया हो। तीसरे दिन शाम के वक्त वही बूढ़ा फौजी और जवान फौजी अफसर मेरे तहखाने में दाखिल हुआ। इनके साथ एक दुबला पतला काले रंग का आदमी भी था, जो अपने लिबास और शक्ल सूरत से मेहनत मजदूरी करके रोजी कमाने वाला लगता था। इस आदमी के हाथ में एक थैला था। मजदूर इनसे ज़रा हट कर ज़मीन पर बैठ गया। मैं समझ गया कि आज कुछ होने वाला है। बूढ़े फौजी अफसर ने पाइप की राख झाड़ते हुए मुझसे कहा, मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देना चाहता हूँ। तुम किसके हाथ ठहरे थे और बेंगलोर में तुम्हारे साथी जासूस और कमांडो कहाँ कहाँ छुपे हुए हैं? अगर तुम मुझे बता दो तो तुम्हारी जान बख्शी कर दी जाएगी, क्योंकि हम तुम्हारी मौत का सामान साथ लेकर आए हैं। मैं कुछ समझ न सका कि लोग अपने साथ मेरी मौत का किस किस्म का सामान लेकर आए हैं। मैंने बूढ़े आदमी की तरफ देखा, जो थैला पास ही ज़मीन पर रखे सामने बैठा था। क्या ये कोई कसाब है जो बकरे की तरह मुझे ज़िबा करेगा? क्या ये कोई जल्लाद है जो मेरी गर्दन में फंदा डालकर मुझे फांसी पर चढ़ा देगा? मेरे जहन में तरह तरह के ख्यालात आ रहे थे। मैंने बूढ़े फौजी से कहा, बेंगलोर में हमारा कोई साथी कमांडो नहीं है। हम बेंगलोर में किसी के पास नहीं ठहरे थे। हम जंगल में छुपकर रात गुजारते थे। बूढ़े फौजी ने मेरी तरफ घूर कर देखा और कहा, इसका मतलब है कि तुम मरना चाहते हो। ठीक है, हम तुम्हारी ख्वाहिश अभी पूरी कर देते हैं। तब जवान फौजी ने मुझे समझाने के अंदाज में कहा, तुम क्यों नाहक अपनी जान गंवाना चाहते हो? तुम्हारे साथी कमांडो ने तो हमें सब कुछ बता दिया है। मैंने कहा, अगर इसने सब कुछ बता दिया है तो फिर आप लोग मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? बूढ़े फौजी ने जवाब दिया, इसलिए कि हमें तुम्हारे साथी पर एतबार नहीं है। हम तुम्हें माकूल आदमी समझते हैं। हमें यकीन है कि तुम झूठ नहीं बोलोगे।